नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार विद SB एकेडमी पर। आज हम आपको प्राचीन भारत से रिलेटेड प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। तो देखिए, प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार आपको दिखाया जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। अब बात आती है प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो हमारा जो प्राचीन भारत है उसके बाद में जिसे काल में बांटा गया, प्राचीन भारत को 3 कालों में बांटा गया है। उसका पहला जो काल है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं? जिसका विवरण यानी कि प्रागैतिहासिक काल का विवरण लिखित रूप में उपलब्ध ना हो, यानी कि ना ही लिखित रूप में हो और ना ही उसे हम पढ़ सकें, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसके विवरण लिखित रूप में उपलब्ध तो हैं लेकिन उसे पढ़े नहीं जा सके। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके लिखित रूप में विवरण उपलब्ध हैं और उन विवरणों को पढ़ा भी जा सकता है। लिखित रूप में साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखते हैं, पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं हो, इसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का समय कितना है? तो समय है प्रागैतिहासिक काल का समय कितना है? तो समय 3500, समय है 35,000 BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, से कितना है? 2500 BC, 2500 BC तक है। प्रागैतिहासिक काल का समय जो दिया गया है वो 35,000 BC से 35,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व माना गया है। अब आद्य ऐतिहासिक काल की बात देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, इसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध तो है लेकिन पढ़े नहीं जा सकते हैं। जिनका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध मिलता है तथा पढ़े नहीं जा सकते हैं उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल की बात आती है। ऐतिहासिक काल में जो विवरण लिखित रूप में उपलब्ध भी हैं और पढ़े भी जा सकते हैं, इसके विवरण लिखने के साथ पढ़े भी जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसे ही तो हम इतिहास कहते हैं। जो हमारा बीता हुआ कल वही हमारा इतिहास बनता है। तो जो बीता हुआ कल है उसको कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी, उस घटनाओं को हम याद भी रखते हैं, लिख भी सकते हैं, तो उसे ही तो इतिहास कहते हैं, उसे ही ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल
कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है आद्य ऐतिहासिक काल का समय कितना है। तो इसका समय है 2500 BC। ये 35,000 BC से शुरू होकर सबसे लंबा समय यही है। प्राग ऐतिहासिक काल का समय जो है वो सबसे लंबा समय है, 2500 ईसा पूर्व तक चला। अब ये 2500 BC से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, 1500 ईसा पूर्व तक, 1500 BC तक। ठीक है, अब ये इसका ऐतिहासिक काल का जो समय है वो चला है 1500 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक, AD। 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 650 ईस्वी तक चला। फिर बात आती है कि प्रागैतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। प्रागैतिहासिक काल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे जो हमारे पूर्वज थे या प्राचीन काल के समय में क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे जानते हैं। तो देखो, पत्थर के प्रयोग से, उस समय जो पत्थर का प्रयोग किया गया होगा, पत्थर के प्रयोग के आधार पर, पत्थर के प्रयोग के आधार पर, क्यों, क्योंकि वहाँ प्रागैतिहासिक काल में स्टोन को ज़्यादा माना गया। प्रागैतिहासिक काल में पत्थर को लोग कुछ जानते थे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो उसके आधार पे, पत्थर के प्रयोग के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा, पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा गया है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा गया है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है। हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है, उससे आद्य ऐतिहासिक काल में ही सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता जिसे बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है कि किस ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख मिलता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक इरा में हमारा जो सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख है वो मिलता है। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल की बात आती है कि हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन जो राजवर्धन का पुत्र था, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद ये ऐतिहासिक काल जो था वो समाप्त हो गया। तभी से हमारा शुरू हुआ है आधुनिक काल। उसी समय से क्या है कि 647 647 AD में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ऐतिहासिक काल समाप्त हो गया था। ठीक है, उसके बाद पाषाण काल शुरू होता है। पाषाण काल का समय है 35,000 BC से 25,000 BC तक। ठीक है, पाषाण काल को ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिक इरा। अब देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल 3 प्रकार के हैं। जिस प्रकार प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसी प्रकार पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल देखते हैं।
पूरा पाषाण काल में शिकार करना, पूरा पाषाण काल में शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, मुख्य व्यवसाय था। उसके बाद देखते हैं पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज की गई थी। आग की खोज हुई थी। अब जब शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय था तो धीरे धीरे पशुपालन जब शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय था तो इस प्रकार सारे पशु खत्म होते जा रहे हैं। फिर इन्होंने एक और सोचा कि अब पशुओं को पालन के बारे में। तो वो किस काल में हुआ? वो मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना इन्होंने शुरू किया। पूछा जाता है कि पशुपालन करना किस काल की प्रथा है? पशुपालन करना आरंभ किया किसमें? मध्य पाषाण काल में। आरंभ कर दिया। ठीक है, उसके बाद पूछा तथा कुत्ते को तथा मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया। प्रश्न आता है किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आती है सबसे पहले। पूछा जाता है कि सबसे पहले मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले? मध्य पाषाण काल में सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए? हमें जो खोजे गए थे हमारे वो, तो सबसे पहले कहाँ खोजे गए? सबसे पहले एमपी में, मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, उस जगह एमपी में मिले थे। ठीक है, नवपाषाण काल देखते हैं। अब जब इन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया तो फिर इन्होंने और भी सोचा और विचार किए कि अब कुछ और व्यवसाय देखा जाए। तो नवपाषाण काल आते आते इन्होंने प्रारंभ कर दिया कृषि करना। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल में पहिए की खोज की गई थी। पहिए की खोज हुई। जब कृषि करना आरंभ किया, पशुपालन करना जब आरंभ किया, तो इन्होंने फिर सोचा कि जो फिर कृषि के लिए अनाज वगैरह पशुपालन के लिए लाया जाए तो वो उसके लिए क्या किया जाए, किससे आएगा, उसके लिए साधन की व्यवस्था की जाए। तो अब इन्होंने पहिए की खोज की, बैलगाड़ी के पहिए की खोज की। ठीक है, पूछा जाता है पहिए की खोज किस काल में हुई? नवपाषाण काल में हुई। उसके बाद गेहूं तथा जौ, इन्होंने गेहूं तथा जौ को उगाना आरंभ किया। गेहूं तथा जौ का उत्पादन किया। ठीक है, पूछा तो प्रश्न आता है कि गेहूं तथा जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से गेहूं तथा जौ के साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद जो काम हुए, क्या हुए कि उसके बाद जो काम मध्य पाषाण काल में ही हुए। तो मध्य पाषाण काल को और देखते हैं। मध्य पाषाण काल। ठीक है,
मध्य पाषाण काल में हुए। अब मध्य पाषाण काल में और क्या हुए, इन्होंने पत्थर के औजार बनाना शुरू किए, पत्थरों के औजार बनाए। बनाना आरंभ कर दिया। क्या, मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाना आरंभ कर दिया। और क्या किया, जो पाषाणकालीन औजार थे, प्रागैतिहासिक काल औजार थे, प्रागैतिहासिक कालीन औजार थे, उनकी खोज बताया जाता है। उनकी खोज किसने की थी, पूछा जाता है कि पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड नामक व्यक्ति ने, पुरातत्व शास्त्री था, नामक व्यक्ति ने पाषाणकालीन औजार 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड नामक व्यक्ति ने पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, सबसे प्राचीनतम चित्र किस काल में मिले, तो वो मध्य पाषाण कालीन में मिले। सबसे प्राचीनतम चित्रों की कला जो है वो कहाँ मिले, तो सबसे प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य कहाँ मिले, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहीं भीमबेटका की गुफाओं के पास। से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब कुछ नवपाषाण काल में और हुआ था। नवपाषाण काल में क्या हुआ था, नवपाषाण काल में चावल के साक्ष्य मिले। नवपाषाण काल में ही गेहूं और जौ की खेती करना शुरू किया, यहीं इसी काल में हमें चावल के साक्ष्य मिले। तो पूछा जाता है कि चावल के साक्ष्य किस काल में मिले, चावल के साक्ष्य और कहाँ से मिले, तो चावल के साक्ष्य कोल्डिवा एक स्थान है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, कोल्डिवा नामक स्थान से जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ से प्राप्त हुए। अब कुछ पॉइंट देखते हैं। पूछ दिया है कि प्रथम, और बात आती है कि प्रथम औजार कुल्हाड़ी क्या थी जिसे मनुष्य द्वारा खोजा गया था, या प्रथम धातु क्या थी जिसे मनुष्य द्वारा खोजा गया था, तो वो किसकी थी, प्रथम औजार था कुल्हाड़ी और धातु थी तांबा। प्रथम औजार क्या थी, कुल्हाड़ी, तथा जो धातु खोजी गई वो थी तांबा। तांबा को मनुष्य द्वारा खोजा गया। ठीक है, अब बात आती है कि पाषाणकालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य जो कंकाल पाए गए वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए नर्मदा घाटी के पास। पाषाणकालीन मनुष्य का
पाषाणकालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य। जिसे कंकाल, हड्डियों का कंकाल था, कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सिंधु घाटी, जो मध्य पाषाणकालीन से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी तथा सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम बताएंगे आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।